नमस्कार, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें खबरों को लेकर हम आपको करते हैं अपडेट, साथ ही साथ आपको फिटनेस के लिए भी करते हैं मोटिवेट। तो देश दुनिया की हर एक बड़ी से छोटी खबर जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव से जुड़ी खबर की। फ्रांस के साथ एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर आज भारत करने वाला है। जी हाँ, खबर मिल रही है कि 63,000 करोड़ की डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हिंद महासागर में नौसेना की ताकत इससे बढ़ने वाली है। 26 राफेल मरीन के सौदे पर मुहर लगने वाली है। यही राफेल अब दुश्मन का काल बनकर उसके ऊपर बरसने वाला है और आज एक बड़ी डील साइन करेगा इंडिया। राफेल अब दुश्मन का काल बन जाएगा। 26 राफेल मरीन की डील के साथ ही भारत के पास कुल 62 राफेल हो जाएंगे, जिससे कि हिंद महासागर में नौसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान में फिलहाल खलबली मचती हुई नजर आ रही है इन सभी डील्स की वजह से। और भारत के पास जो मौजूदा उपकरण हैं उनको देखकर पाकिस्तान थर्राता हुआ नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी भी एक रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के दुश्मनों की अब खैर नहीं। काल बनकर गरजेंगे नौसेना के राफेल। हिंद महासागर में बढ़ेगी नेवी की ताकत। फ्रांस से डील पर आज फाइनल मुहर। हिंदुस्तान के दुश्मन अब सावधान हो जाएं। देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं है। आकाश से लेकर पताल तक अब हिंद की सीमाओं की पहरेदारी अब और मजबूत हो जाएगी। अब भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। हिंद महासागर में हिंद की सेना अब दुश्मनों के लिए काल बन जाएगी। बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत फ्रांस के साथ आज बड़ी डील करने जा रहा है। भारत नौसेना की मजबूती के लिए फ्रांस से 26 मरीन राफेल खरीदने जा रहा है और इसके लिए 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फ्रांस के साथ आज ये डील पक्की हो जाएगी, क्योंकि भारत और फ्रांस नौसेना की मजबूती के लिए राफेल लड़ाकू विमान के सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत भी मौजूद रहेंगे। रक्षा डील को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में शामिल होंगे। वो रिमोट से हस्ताक्षर भी करेंगे। हालांकि पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से दौरा रद्द हो गया। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस सौदे को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद ही राफेल एम लड़ाकू विमान के खरीदने का रास्ता साफ हो गया था। इन विमानों से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। खासकर जो विमान वाहक पोत हैं, उनके लिए ये विमान बहुत जरूरी हैं। इस रक्षा सौदे में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 मरीन वर्जन खरीदे जाएंगे। ये विमान तुरंत मिलने वाले हैं। इसके साथ ही भारत को लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटी शिपिंग मिसाइलें भी मिलेंगी, यानी ये विमान दुश्मन के जहाजों को भी निशाना बना सकते हैं। नौसेना को मिलने वाले 26 राफेल विमानों में से 22 सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग विमानों की डिलीवरी भी की जाएगी। ये भारतीय नौसेना के लिए पहला बड़ा लड़ाकू विमान अपग्रेड होगा और ये किसी भी समुद्री खतरे से निपटने में सक्षम बनेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनातनी के बीच भारतीय नौसेना ने एंटी शिप फायरिंग का वीडियो शेयर किया है। भारतीय नौसेना ने अभ्यास के लिए कई एंटी शिप फायरिंग की है, जिनके वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज से लॉन्च होने के बाद मिसाइल लक्ष्य की पहचान करती है और उसकी तरफ बढ़ जाती है और उस अपने टारगेट को मार गिराती है। इस युद्धाभ्यास का मकसद ये बताना था कि भारतीय नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने और युद्ध के लिए तैयार है। भारत का ये अभ्यास देखकर पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे और आज फ्रांस के साथ होने वाली 26 राफेल की डील से दुश्मन मुल्क जरूर घबरा जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र जो है 1 दिवसीय बुलाया गया है। आज विधानसभा में पहलगाम हमले पर चर्चा होनी है। घाटी में सुरक्षा को लेकर भी विधानसभा के भीतर आज चर्चा होगी।
सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी लोग मौजूद रहने वाले हैं। एलजी की अध्यक्षता में बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस विशेष सत्र को बुलाया। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, उसी में डिसाइड हो गया था कि एक और बैठक उपराज्यपाल की अध्यक्षता में बुलाई जाएगी अगले हफ्ते। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर चर्चा के लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। और देखिए इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी, कैसे एक्शन लेना है, कैसे क्या कुछ किया जाएगा, इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हर तरफ से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बॉर्डर पर चौकसी हो या फिर सिंधु के पानी को रोक देना या फिर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी कराना हो, भारत के आक्रामक रुख से पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर नजर आ रहा है। इलाकों का जायजा लिया। भारत के रुख से पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गए हैं। हमारी टीम चिनाब नदी के पास सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट का जायजा लिया। भारत की सख्ती का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। आने वाले समय में यदि चिनाब नदी का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को बहुत परेशानी हो सकती है। फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से सस्पेंड करते हुए भारत ने एक बहुत ही सोचा समझा कदम उठाया है। इस वक्त जहां पर हम सबसे नजदीक मौजूद हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे, तो आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यदि इस पानी को पूरी तरह से रोक दिया गया, हालांकि अभी नहीं रोका है, लेकिन यदि रोक दिया गया तो कैसे पाकिस्तान को अपने खेती में, पीने के पानी में और साथ ही साथ उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी इस पर कई हद तक निर्भर करती है। तो कैसे उसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को यदि यहाँ पर रोक दिया गया तो उसको कैसे नुकसान होगा, ये हम आपको इस तस्वीर के जरिए समझाना चाह रहे हैं। नव भारत की टीम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर भी पहुंची, जहां का नजारा बिल्कुल ही अलग था। भारत के रुख से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान को अंदाजा है कि वो भारत के हमले का जवाब नहीं दे पाएगा। इस वक्त टाइम्स नाउ भारत की टीम आरएसपुरा सेक्टर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद है। आपको बता दें कि हमारे पीछे जो फेंसिंग आपको नजर आ रही है ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये फ्रंट लाइन है और टाइम्स नाउ भारत की टीम यहीं पर फ्रंट लाइन पर आकर आपको बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको बता दें कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वैश्विक स्तर पर और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर हम आपको फेंसिंग के उस पार की तस्वीरें बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ के हालात किस प्रकार हैं। उस तरह की तस्वीरें अमित जी दिखाइए और बताइए कि वहां पर पाकिस्तान के बंकर्स भी बने हुए हैं और जानकारी यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान बंकर अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स, बॉर्डर एक्शन टीम और साथ ही साथ उनकी सेना के जो जवान हैं वो पाकिस्तान ने अपनी जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं। हथियार तैयार है और ये इस बात का संदेश देते हैं कि किस तरह से भारत जो आने वाले समय में कार्रवाई करने वाला है, जवाब देने वाला है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। भारत की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन भारतीय सेना के मूवमेंट को देखकर पाकिस्तानी फौज के होश उड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ उन्हें पहले से ही डरा रहा है। तो मिल रही है कि भारत आए पाकिस्तानियों पर सरकार जो है वो सख्त है। तय मियाद के अंदर ही बॉर्डर जो है वो क्रॉस करना होगा, क्योंकि अगर वक्त निकल गया तो फिर वो अपने वतन वापस नहीं जा पाएंगे। और कल रात 12 बजे तक का पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दिया गया था कि वो अपने वतन वापस चले जाएं। 500 से ज्यादा जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे, वीजा पे रह रहे थे, उनके वीजा कैंसिल हुए और वो सब पाकिस्तान लौट चुके हैं। लेकिन इस दौरान कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने अपने परिवार को, किसी सदस्य को यहीं छोड़ के जाना पड़ा। वजह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत ने जो कड़े कदम उठाए उनका असर पाकिस्तान से आए उन लोगों पर भी पड़ा जो वीजा लेकर भारत आए थे। सरकार की तरफ से भारत छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद इन लोगों को पाकिस्तान लौटना पड़ा और इस दौरान बॉर्डर पर पाकिस्तानियों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आई।
लंबी कतारों में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हैं पाकिस्तानी नागरिक जो है वो बैठे हुए हैं और जो वेट कर रहे हैं कि उनका जो पासपोर्ट्स है उनको वैलिड करार दिया जाए, उनको यहाँ से जाने दिया जाए। काफी लंबी कतारें आज, क्योंकि 48 घंटे का जो समय है वो दिया गया था। कोई अपने करीबियों से मिलने आया था तो कोई अपने रिश्तेदार के पास, कोई शादी अटेंड करने आया था तो किसी के वीजा की मियाद अभी बाकी थी और कोई इलाज के लिए भारत पहुंचा था। लेकिन भारत के सख्त फैसले के बाद इन सभी को वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। तो यहाँ इलाज के लिए भी आए थे और ये मिलने भी आए थे। 6 साल के बाद आए थे, वीजा इतनी मुश्किल से मिला, 5 महीने में तो वीजा मिला। और अब कितने दिन हुए आए हुए? हमें 1 महीना हुआ बस। ओके, तो ट्रीटमेंट पूरा 45 दिन का वीजा मिला था हमें। और ट्रीटमेंट पूरा हो पाया? नहीं हो पाया और वापस जाना पड़ रहा जी। भारत सरकार की तरफ से दिया गया देश छोड़ने का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से सैकड़ों पाकिस्तानी अपने मुल्क लौट गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 अप्रैल को 28 पाकिस्तानी वापस गए, जबकि 105 हिंदुस्तानी वापस आए। 25 अप्रैल को 191 पाकिस्तानी यहां से गए तो 287 भारतीय वहां से आए। 26 अप्रैल को पाकिस्तान वापस जाने वालों की संख्या 75 रही, जबकि पाकिस्तान से भारत आने वालों की संख्या 335 रही। और 27 अप्रैल को यानी कल 237 पाकिस्तानी नागरिक यहां से गए और 116 भारतीय बॉर्डर पार से वापस आए। पहलगाम अटैक के बाद लिए गए कड़े फैसलों के चलते अटारी बॉर्डर से कुल 531 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे, जबकि पाकिस्तान से 843 भारतीय अपने वतन वापस आए। भारत छोड़ने का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी देश के अलग अलग राज्यों में पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं जिन्हें कल रात तक हर हाल में बॉर्डर क्रॉस करना होगा, नहीं तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इनको 29 तारीख लास्ट दी गई है। 29 तारीख के बाद में जो होगा उसके बारे में पहले से नहीं कह सकता, लेकिन जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट होंगे और इंडिया का पासपोर्ट होगा ओनली वही क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं। सर, जो वीजाज हैं, क्या सार्क वीजा के लिए जो डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है? सार्क वीजा के लिए डेडलाइन 48 आवर की थी, जिसका जो खत्म हो चुका है। जी सर, वहीं बात करते हैं अगर मेडिकल वीजा या फिर LTV जो लेकर आए थे उनके लिए अभी डेडलाइन जो है वो बरकरार है? उनके लिए है, उनके लिए आपको बोल दिया ना, सबके लिए 29 लास्ट डेट होगी। 29 को वो आप जा सकते हैं। जितने पाकिस्तानी भारत में हैं, उनके मुकाबले वापस लौटने वालों की तादाद काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में 92 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 4 के अलावा बाकी सभी के पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जबकि पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को वापस भेजने को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं हरियाणा के रोहतक में पाकिस्तान से 20 साल पहले आए कुछ हिंदू परिवारों में डर का माहौल है कि कहीं सरकार उन्हें भी वापस न भेज दे। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ फिलहाल पूरा देश मौजूदा वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच में हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी पाकिस्तान की लताड़ लगाते हुए सुनाई दिए। ओवैसी ने कहा है कि एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को सोचना होगा कि अगर दूसरे के घर में घुसकर इस तरह के हमले करेंगे तो उन्हें भी अगले हमले के लिए तैयार रहना होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। सरकार हो, सेना के जवान हो, आम इंसान हो या फिर सियासतदान, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में यही टीस है कि कैसे 26 बेगुनाहों की बेरहम हत्या का बदला लिया जाए। आतंकी हमले के बाद सभी सियासी दल सरकार के साथ खड़े नजर आए और एक सुर में आतंकियों को सबक सिखाने की बात कही। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा एटम बम की धमकी देता है, लेकिन वो याद रखे कि अगर निर्दोष का खून बहेगा तो वो नहीं बचेगा। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर हमारे लोगों को मारकर और धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाकर आप किस दीन की बात कर रहे हैं? हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मन से कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जैसे कश्मीर हमारा है वैसे ही कश्मीरी भी हमारे हैं।
तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश एकजुट है। हिंदुस्तान ने ये दिखा दिया कि यहाँ के सियासतदानों में किसी बात को लेकर मनभेद हो सकता है, लेकिन जहाँ बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो, वहाँ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। पूरा हिंदुस्तान एक है। आतंकी हमले पर जहां सरकार के साथ सभी दल खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस के भीतर ही रार नजर आने लगी है। सुरक्षा एजेंसी और खुफिया तंत्र के ऊपर हाल फिलहाल में शशि थरूर के द्वारा एक बयान दिया गया था। उसके ऊपर कांग्रेस नेता उदित राजा अब बिफलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि शशि थरूर बीजेपी के वकील हैं। आपको सुनवाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जहां पूरा देश एकजुट है, पूरा देश आतंकियों की कायराना करतूत की निंदा कर रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस नेता आपसी सिर फुटअव्वल में ही परेशान है। आतंकी घटना पर भी कांग्रेस नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस में ही रार छिड़ गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें खुफिया तंत्र की नाकामी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें हमेशा ही कामयाबी मिले। शशि थरूर का यही बयान कांग्रेस नेता उदित राज को रास नहीं आ रहा है। As far as intelligence failure is concerned, it's obvious that there was not foolproof intelligence. Obviously, there was some failure by the government, because it's the government's own responsibility to fix accountability and figure out what happened. And I hope they will do so. But we've got the example of Israel, October 7th. The world's best intelligence services, according to everybody, were taken by surprise on October 7th just 2 years ago. And my own view very clearly is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers. कांग्रेस सांसद शशि थरूर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के पास कभी भी 100% पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से एक खबर जिसने एलओसी पर एक बार फिर से नापाक हरकत की है। 4 दिन से लगातार फायरिंग की जा रही है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया है। भारत ने पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद से भारत की सख्ती से पाकिस्तान दरअसल बौखलाया हुआ है और सीज़फायर का लगातार उल्लंघन करता आ रहा है। 40 से ज्यादा ठिकानों पर एलओसी को उल्लंघन एलओसी पे करते हुए पाकिस्तान के द्वारा पहले फायरिंग की गई। हालांकि भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और उसे मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय सेना के जवान इस वक्त तैनात हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। पहलगाम में हुए आतंक